हम्म। नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस वर्चुअल कक्षा में फिर से मैं डॉक्टर कुमुद श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। इसके पहले भी हमने ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में कुछ जाना था। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ग्रीन केमिस्ट्री के हमने 12 प्रिंसिपल्स के बारे में जाना था और उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में जाना था। मेरे ख्याल से हमने 8 प्रिंसिपल्स की प्रैक्टिसेस के बारे में जाना था। थोड़ा सा हम फिर से बैक में जाना चाहेंगे। ग्रीन केमिस्ट्री का क्या उपयोग है? ये रिड्यूस करता है वेस्ट को, मटेरियल्स को, हैजार्ड्स को, रिस्क को, एनर्जी को और कॉस्ट या लागत को। ग्रीन केमिस्ट्री क्या है इसके बारे में हमने जाना था और ग्रीन केमिस्ट्री का आविष्कार किसने किया था या ग्रीन केमिस्ट्री का जनक कौन माना जाता है। पॉल एनास्टास जो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं वो ग्रीन केमिस्ट्री या हरित रसायन के जनक माने जाते हैं या जनक हैं और उन्होंने ही 12 प्रिंसिपल्स जो है या 12 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और आजकल सभी जगह ऑल ओवर वर्ल्ड ग्रीन केमिस्ट्री को बहुत महत्व दिया जा रहा है क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में या वायुमंडल में या जो भी एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे चेंजेज आ रहे हैं, ड्रास्टिक चेंजेज आ रहे हैं। उसको सेव करने के लिए या ग्लोब की सस्टेनेबिलिटी के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए ग्रीन केमिस्ट्री का महत्व बढ़ जाता है। हमने एक एक करके इन 12 प्रिंसिपल्स के बारे में जाना था क्योंकि हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि वो टाइम वेस्ट करना होगा। और उसके बाद में हमने इनकी प्रैक्टिसेस के बारे में जाना था। हमने ये भी जाना था कि किस तरीके से कार्बन फुटप्रिंट या उसकी गणना करते हैं और करीब 8 प्रिंसिपल्स के प्रैक्टिसेस के बारे में हमने जाना था। आज हम 9वां जो प्रिंसिपल है उसका जानेंगे। 9वां प्रिंसिपल क्या है? हरित रसायन सिद्धांत 9 में हमको पढ़ना है कैटालिसिस। कैटालिसिस हम सब जानते हैं कि कैटलिस्ट या उत्प्रेरक क्या होता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैटलिस्ट? विकासशील औद्योगिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरण के महत्वपूर्ण लाभ हैं, जिनमें से कुछ कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम ताप तथा दाब पर भी अभिक्रियाएं संपन्न हो सकती हैं। इनकी उपस्थिति में परमाणु अर्थव्यवस्था या जिसको कहते हैं एटम इकोनॉमी का प्रतिशत बढ़ जाता है, यानी कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का पथ परिशुद्ध होता है और नियंत्रित किया जा सकता है और जिससे शुद्धिकरण करना तथा विलगन करना आसान हो जाता है। मतलब सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड्स विल बी इजियर इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। ठीक है ना? ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें उत्प्रेरक का बहुत उपयोग हुआ है तथा हरित रसायन के 12 सिद्धांत के लिए उपयुक्त है, लेकिन अभिक्रियाओं की समाप्ति पर के पश्चात उत्प्रेरक की पुनः प्राप्ति नहीं होती है। तो ये हमारे लिए लॉस है, यानी कि ग्रीन केमिस्ट्री में किसी भी केमिकल कंपोनेंट की या किसी भी सब्सटेंस की लॉस की अभिकल्पना नहीं की गई है। मतलब हर जो भी रिएजेंट्स आप यूज कर रहे हैं या तो वो प्रोडक्ट फॉर्म में बनना चाहिए या फिर अगर प्रोडक्ट में फॉर्म में नहीं आते हैं तो वो रिसाइकिल करके उनका फिर से रिन्यूअल होना आवश्यक है। अतः कैटलिस्ट अगर बेस्ड हो रहा है तो वो के कॉन्सेप्ट को एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में एल्यूमिनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता था। अभिक्रिया के पश्चात एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता था जिसका रिन्यूअल नहीं किया जा सकता है, मतलब उसका नवीनीकरण या रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। अतः पूरा उत्प्रेरक व्यर्थ हो जाता था। तो ये ग्रीन कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके लिए हमें कोई और विकल्प खोजना पड़ेगा जिसमें कि जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो कैसा हो जाए, फिर से उसका रिन्यूअल हो जाए। तो ऑल्टरनेटिव के तौर पे वर्तमान में सॉलिड जियोलाइट का कैटलिस्ट के रूप में अम्लीय समूहों के साथ उपयोग किया जा रहा है। इसका अभिक्रिया के पश्चात बार बार नवीनीकरण किया जाता है और इस अभिक्रिया के पश्चात वेस्ट का निर्माण
नहीं होता है, कोई भी वेस्ट या बाय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, और जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो रिसाइकिल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर क्यूमीन को बेंजीन तथा प्रोपीन की अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। क्यूमीन का फिनॉल के निर्माण में जियोलाइट उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। जियोलाइट का उपयोग एल्यूमिनियम क्लोराइड की जगह किया जा रहा है। इस अभिक्रिया की परमाणु अर्थव्यवस्था 100% है, यानी कि दिस इज द ग्रीन कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कोई भी किसी भी रिएजेंट का, किसी भी कैटलिस्ट का ना ही बाय प्रोडक्ट के रूप में बनना हो रहा है, और ना ही कुछ भी वेस्ट हो रहा है। कोई किसी भी अपशिष्ट का निर्माण नहीं हो रहा है, ना ही बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। और जो कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं JSM5, जिस जियोलाइट सॉलिड की बात कर रहे हैं हम, वो है ZSM5, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस सिलिका का कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ द सिलिका एंड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस टेट्रा प्रोपाइल एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। एक और बात बीच में इंटरप्ट करके हम आपको बताते हैं, उद्देश्य इस पावर पॉइंट को हिंदी में क्यों बनाया हमने, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को समझ में आए, क्योंकि हम सब जानते हैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है वो हिंदी मीडियम के होते हैं, है ना। बीच में मैं टर्म्स इंग्लिश के यूज कर रही हूँ, जिससे कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी फॉलो कर पाएंगे। अगर उसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप क्रॉस क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। हम कुछ रेफरेंसेस आपको बता सकते हैं, कुछ बुक्स के नाम भी बता सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। उसके बाद में आता है हरित रसायन सिद्धांत क्रमांक 10। ये क्या है? डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन, अवकर्षण के लिए अभिकल्पना। हम सब जानते हैं डिग्रेडेशन का मतलब, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हमारे एनवायरमेंट को ये पॉलिथीन जो है वो बहुत पोल्यूट कर रही है, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। और अगर हम उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं या बर्न करते हैं या रिसाइकिल करते हैं, तो जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, अभी वैसे काफी कुछ काम चल रहा है कि पॉलिथीन का कंस्ट्रक्टिव यूज क्या किया जाए, लेकिन फिर भी ये जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ऐसे पदार्थों का उत्पादन करना जिनका आयु काल कम हो, मतलब हमको ऐसे प्रोडक्ट्स फॉर्म करने होंगे जो कि ग्लोब के ऊपर कम से कम टाइम तक एग्जिस्ट करें, जिनका लाइफ पीरियड जो होता है वो कम हो, है ना। अगर दीर्घ होगा उनका लाइफ पीरियड या लॉन्ग लाइफ पीरियड होगा, तो वो परसिस्ट करेंगे ग्लोब के ऊपर और ग्लोब को या एनवायरमेंट को पोल्यूट करेंगे। ऐसे पदार्थों का उत्पादन करना जिनका आयुकाल कम हो, अर्थात उनके उपयोग के पश्चात वो हानिकारक पदार्थ में अवकर्षित हो जाएं। अगर मान लीजिए बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म भी हो रहे हैं, तो उनका डिग्रेडेशन जो है नॉन हैजार्डस कंपोनेंट्स में होना चाहिए, नॉन हैजार्डस सब्सटेंसेस में होना जरूरी है, और जो कि हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट नहीं करेंगे, प्रदूषित नहीं करेंगे। अवकर्षित होने वाले प्लास्टिक्स, आजकल बहुत सारी ऐसे प्लास्टिक्स या पॉलीमर्स जो है वो इन्वेंट हो गए हैं, जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं और जो आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे प्लास्टिक जिसका निर्माण अक्षय स्रोतों से होता है। अब अक्षय का मतलब होता है कभी भी खत्म ना होने वाला, मतलब जैसे अगर कोई भी हमने एक किसी भी रॉ मटेरियल को यूज किया, तो रॉ मटेरियल को यूज करने के बाद फिर से वो रिचार्ज हो जाए, वो रॉ मटेरियल। रिचार्ज का मतलब होता है उसका स्थान लेने के लिए फिर से नया रॉ मटेरियल आ जाता है, और वो ऐसे स्रोतों को हम कहते हैं अक्षय या रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। वर्तमान में पीएचएएस का मतलब होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोइड्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोइड्स का अधिक उपयोग हो रहा है। इनका उत्पादन अक्षय पदार्थों से होता है, जिनका कभी क्षय नहीं होता है ना, जो कभी भी खत्म नहीं होते हैं। ऐसे रॉ मटेरियल्स के द्वारा इनको बनाया जाता है, इसीलिए ये आसानी से अवकर्षित हो जाते हैं, इसीलिए ये बायोडिग्रेडेबल है और आसानी से इनका डिग्रेडेशन पॉसिबल है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोइड्स ऐसे पदार्थ हैं जिसका उत्पादन क्रियाधारों यानी कि सबस्ट्रेट मेन जो कंपोनेंट होता है वो सबस्ट्रेट कहलाता है, पर बैक्टीरिया को विकसित करके होता है।
उसकी सरफेस पर, सबस्ट्रेट के ऊपर क्या विकसित किया जाता है? बैक्टीरिया को डेवलप किया जाता है। जैसे आपने देखो फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी इस तरीके से होता है। इस समूह का सबसे अच्छा उदाहरण PH3B है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी बीटा। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी बीटारेट जो होता है, जिसमें हाइड्रोक्सी बसी अम्लों की 1000 से लेके 30,000 तक मोनोमर यूनिट्स होती है। मतलब ये बहुत हाई मॉलिक्यूलर पॉलीमर होता है, हाई मॉलिक्यूलर पॉलीमर होता है। और ये कैसे बनता है? ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनसे बनता है। और कैसे बनता है? by the development of the bacteria on the surface or on the surface of the substrate, जिसमें कि 1000 से लेके 30,000 यूनिट तक जो होते हैं वो मॉलिक्यूल के होते हैं और हाई मॉलिक्यूलर ये वेट वाला ये पॉलीमर होता है। इसको शर्करा तथा ग्लूकोज के विलयन के किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें फर्मेंटेशन के द्वारा इसको फॉर्म किया जाता है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को। दिस इज द पॉलीमर, ठीक है ना, जो कि कैसा होता है? बायोडिग्रेडेबल होता है। और इसका यूज हम लोग आजकल बहुत सारे अपने अप्लायंसेस, प्लास्टिक अप्लायंसेस बनाने में और सभी जो भी मतलब सब्स्टिट्यूट के तौर, पॉलीमर के सब्स्टिट्यूट के तौर पर इसका उपयोग किया जा रहा है। उसका है 11 नंबर जो हमारा प्रिंसिपल है, एनालिसिस pollution prevention, real time analysis for the pollution prevention। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल की सारी मशीन जो है वो ऑटोमेटाइज है। हमारे घर में जो भी अप्लायंसेस है लाइक वॉशिंग मशीन और जो भी है सब है। मतलब आपको पता चल जाता है कि अब ये रिंस करना है, आपको पता चल जाता है कि अब ड्रायर लगाना है, या टाइम आपने फिक्स कर दिया उसके अकॉर्डिंगली ये काम करती है और उसको कहते हैं ऑटोमेशन। इसी तरीके से जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा ऑटोमेटेड होना चाहिए, है ना। इसमें ऑटोमेटाइजेशन के लिए नोबल सेंसर्स का उपयोग किया जाता है। काय का उपयोग किया जाता है? संवेदकों का उपयोग किया जाता है कि जो कि हमको सूचना देते हैं कि कौन सी अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है और कौन सी अभिक्रिया में कितने रिएक्टेंट्स बचे हुए हैं और कौन सी अभिक्रिया में कौन से खतरनाक कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, जिससे हम टाइम रहते उनको रिमूव कर सकते हैं। संवेदकों द्वारा हम अनुकूलित वातावरण का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अनुकूलित वातावरण का मतलब होता है कि किसी भी रिएक्शंस का एक ऑप्टिमम, कोई भी रिएक्शन जो है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर प्रोसीड करती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम मशीन को ऑटोमेटाइज कर देते हैं, जिसमें कि बहुत सारे सेंसर्स लगे रहते हैं और उससे हमको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि टेम्परेचर बढ़ तो नहीं रहा है, प्रेशर बढ़ तो नहीं रहा है। उसके बाद अभिकर्मकों की दक्षता की के साथ उपयोग करने के साथ अपशिष्ट के निर्धारित कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो उसका क्या कंपोजिशन है, वो हैजार्डस तो नहीं है, इसका भी ज्ञान हमको सेंसर्स के द्वारा होता है। इसके लिए विद्युत रासायनिक संवेदक, विद्युत रासायनिक संवेदक का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स का उपयोग हम फिल्म सरफेस इलेक्ट्रोड जो होते हैं, जो सरफेस पे डिफरेंट जो मेटल्स होते के सरफेस पर लगा करके उन इलेक्ट्रोड्स को सेंसर्स के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा हमको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन सा केमिकल है और कौन सा हैजार्डस है और कौन सा नॉन हैजार्डस है। तो इसमें सेंसर्स का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। बेसिकली इसमें FIA सेटअप का उपयोग किया जाता है। FIA सेटअप का मतलब होता है फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस। फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस का उपयोग किया जाता है सारी, और इसको हम ये भी कह सकते हैं लैब ऑन चिप। मतलब हाईली सोफिस्टिकेटेड होता है ये। और यहाँ पे जैसे कि आप एक डायग्रामेटिक डायग्राम द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि कैरियर स्ट्रीम होता है। कैरियर स्ट्रीम मतलब जो सैंपल है उसको कैरी करने के लिए जिस रिएजेंट का आप यूज करते हैं या जिस सॉल्वेंट का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरियर स्ट्रीम। कैरियर स्ट्रीम को हम पंप के द्वारा पंप करते हैं और उसके बाद में सैंपल को इंजेक्ट करते हैं।
सैंपल को इंजेक्ट करते हैं, कैरियर स्ट्रीम दोनों मिक्सिंग कॉइल में जाकर के मिक्स हो जाते हैं और उसके बाद में ये डिटेक्टर के थ्रू इनको पास किया जाता है। डिटेक्टर में सेंसर्स लगे होते हैं, सेंसर्स कनेक्टेड होते हैं स्पेक्ट्रो मीटर्स के द्वारा, और स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा आप स्पेक्ट्रोग्राफ्स को प्लॉट करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, और हमको ये पता हो जाता है कि इसमें किस तरीके के सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं, हैजार्डस है, नॉन हैजार्डस है, और टाइम रहते हम इनके इंटरप्रिटेशन के द्वारा इनको उसमें से रिएक्शन से रिमूव कर सकते हैं अगर वो हैजार्डस है तो। इस तरीके से हम रियल टाइम एनालिसिस द्वारा हम पॉल्यूशन प्रिवेंट कर सकते हैं, पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है नंबर 12, ये है दुर्घटना निवारण। दुर्घटना निवारण मतलब कोई भी डिजास्टर अगर होने वाला हो तो उसको किस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत अपने यहाँ भोपाल में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, वो थी भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जो जानी जाती है, और इसके बारे में हम सब जानते हैं। अगर हमने पहले से कोई इस तरीके के सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया होता या हमने टाइम रहते हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती तो शायद इतना बड़ा जो इतनी बड़ी दुर्घटना या डिजास्टर हुआ था वो। ये जो है इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर रसायनों के प्रभाव के निम्न कारण हो सकते हैं। कौन कौन से? उत्पादन के दौरान दिनचर्या या आकस्मिक उत्सर्जन, जैसे वो मिक का जो डिजास्टर था वो क्या था कि जो जब प्रोसेस था, जब प्रोडक्शन चल रहा था, प्रोडक्शन यूनिट काम कर रही थी, तब ऑल ऑफ सडन जो है वो एमिशन शुरू हो गया, उत्सर्जन शुरू हो गया। उत्पादों के दौरान दिनचर्या, अब वहां पे जो लोग काम करते हैं, मतलब जो हमारा मैन पावर है जो काम करता है, उसके दौरान उनका क्या रूटीन होता है, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। उत्पाद का उपयोग तथा निपटारण, उसके बाद में प्रोडक्ट जो है उस प्रोडक्ट को किस तरीके से हमको स्टोर करना है, और अगर उसमें जो भी हैजार्डस प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहे हैं उनका हमको किस तरीके से प्रिवेंशन करना है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कुछ प्रक्रियाओं में के साथ काम करना आवश्यक होता है, हम सब जानते हैं। जैसे पटाखा फैक्ट्री आपने देखा होगा, पटाखे हम लोग क्रैकर्स बहुत चलाते हैं, और क्रैकर्स कैसे बनते हैं हम जानते हैं, और कितने डिजास्टर्स होते हैं और कितने लोग मरते हैं, कितने कैसे एक्सप्लोजन होता है, ये सब हम जानते हैं बारूद का। तो हमको कुछ ऐसे तरीके अपनाने होंगे कि जिससे कि हम ह्यूमैनिटी है या जो मैन पावर है उसको नुकसान ना हो। कुछ प्रक्रिया में खतरनाक पदार्थों के साथ, मतलब पटाखा अगर बना रहे हैं तो उनके साथ मैन पावर को काम करना तो जरूरी होगा। उद्योग इनको सुरक्षित करने का प्रयास करें, अतः हमको ऐसे ऑल्टरनेटिव अडॉप्ट करने होंगे कि ये काम तो चलता रहे लेकिन इसके दौरान नॉन हैजार्डस या हैजार्डस प्रोडक्ट्स फॉर्म ना हो, हैजार्डस रिएजेंट्स का यूज ना हो, और हमारी जो मैन पावर है उसको। एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहते हैं, उदाहरण है ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड का। ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड जो है वो खरपतवार जो है उसको, अनचाहे जो पेड़ पौधे होते हैं जिनको हम खरपतवार कहते हैं, उनको नष्ट करने में काम में आते हैं, काम में आता है ये कि ये हर्बिसाइड होता है, और इस तरीके से पेस्टिसाइड होगा, मतलब ये बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। निर्माण में जिस प्रक्रिया का उपयोग होता है उसमें 2,2 इम्यूनो डाई इथेनोइक एसिड के सोडियम सॉल्ट का इंटरमीडिएट के तौर पे यूज किया जाता है इसका, ठीक है। और इसको कैसे बनाया जाता है, जो ऊपर हमने कंपाउंड का नाम आपको बताया है, इसको बनाने के, इसको इस तरीके से सिंथेसाइज किया जाता है कि अमोनिया फॉर्मेल्डिहाइड और एससीएन, अमोनिया फॉर्मेल्डिहाइड और एससीएन तीनों मल्टी स्टेप्ड रिएक्शंस होते हैं, बहुपदीय जो अभिक्रियाएं होते हैं उनके द्वारा ऊपर वाले कंपाउंड को बनाया जाता है। कौन से कंपाउंड को? 2,2 इम्यूनो डाई एथेनोइक एसिड को फॉर्म किया जाता है, ठीक है ना। अब इसमें हम जानते हैं कि एससीएन हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा जो होता है वो पॉइजनस होता है, हानिकारक होता है, अत्यधिक विषैला होता है। अतः अभी कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च के द्वारा एक इसके ऑल्टरनेटिव को, विकल्प को इजाद किया है, डिस्कवर किया है, जिसमें कि सोडियम
सॉल्ट के निर्माण के लिए एक वैकल्पिक विधि को अपनाया गया है, जिसमें अभिक्रिया प्रारंभ जो होती है वो अमोनिया तथा एपॉक्सी इथेन के एपॉक्सी इथेन और अमोनिया दोनों रिएक्ट करते हैं और 2,2 एमिनो डाई इथेनॉल फॉर्म होता है, और उसके बाद उसको सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और उसके बाद आपको वो हर्बिसाइड जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाता है। तो इस तरीके से जो अमोनिया और एपॉक्साइड है ना, ये जो है ये हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे एससीएन का उपयोग नहीं किया है हमने। तो ये ऑल्टरनेटिव मेथड है जो कि सेफ है, मतलब ग्रीन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कॉन्सेप्ट है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अहानिकारक पदार्थों के उपयोग के पश्चात यदि दुर्घटना होती है तो परिणाम गंभीर नहीं होते हैं और सफाई की भी आसानी से हो जाती है। अगर हम नॉन हैजार्डस सब्सटेंसेस यूज कर रहे हैं तो दुर्घटना होने की संभावना होती ही नहीं। और उद्योगों के स्थल पर अवांछित अपशिष्ट का निर्माण होता है तो यह प्रयास होना चाहिए कि उनका पुनर्नवीनीकरण किया जाए। यदि संभवतः नहीं है तो इनका उपयोग ईंधन के प्रतिस्थापी के रूप में होना चाहिए। जो भी बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं उनको हम फ्यूल के रूप में यूज करें या फिर इनको रिसाइकिल करें। ऐसा हमारे पास में इस तरीके का प्लान होना चाहिए, इस तरीके की हमारी स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि जो बाई प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म नहीं हो, जिससे कि हमारा जो रिएक्शन होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री वो कैसा होना चाहिए, एटम इकोनॉमिक होना चाहिए, जिसमें कि लागत कम हो, प्रोडक्ट ज्यादा बने। उसके बाद में आता है ट्रेजेडी इन भोपाल 1984। ये हम सब जानते हैं कैसे हुई थी। मिक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है वो रिसी थी और उसमें तकरीबन 15,000 लोगों की डेथ हो गई थी। हैं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो उसको कैरी कर रहे हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड के जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको कैरी कर रहे हैं और बहुत परेशान हैं। नीचे आप देख रहे होंगे ये स्ट्रक्चर है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का, और ये हम सब जानते हैं कि इन द रियल वर्ल्ड व्हेन दीज थिंग्स हैपन लाइव्स आर लॉस्ट। हमेशा इंसानों का, वनस्पति का, जानवरों का ह्रास होता है जब इस तरीके के डिजास्टर्स होते हैं। इसके बाद में भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में हम सब जानते होंगे, हम आपसे पूछेंगे भी। ये दिसंबर 3 को 1984 में हुई थी और पॉइजनस गैस जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड जो कि यूनियन कार्बाइड यूएस की जो फैक्ट्री है उसके कारण ये हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि इनके पास कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, ये प्रॉपरली प्लांट मेंटेन्ड नहीं था। बाद में जब बहुत सारी इस पे रिसर्च की गई कि क्यों हुआ ये, तो पाया गया कि नेग्लिजेंस था उसके कारण ये डिजास्टर हुआ था। तो इस तरीके की इस तरीके के प्लांट्स को हार्ट ऑफ द सिटी में बनाना ही नहीं चाहिए, कहीं जंगल में बनाना चाहिए या आउटर एरिया में बनाना चाहिए, कि अगर मान लीजिए ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो जिससे कम से कम लाइफ जो है वो अफेक्टेड होती हैं। क्या हुआ था हम सब जानते हैं कि मिथाइल आइसोसाइनाइड में जो टैंक था, टैंक जिसमें कि इसको इकट्ठा हम कर रहे थे उसमें लीकेज हुआ और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। एक्सोथर्मिक हम जानते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया के टेम्परेचर राइज हुआ, गैस एक्सपांड हुई, ब्लास्ट हुआ। आइसोसाइनाइड गैस जो है वो पूरे भोपाल में, आधे से भोपाल में फैल गई थी और इस तरीके से काफी जाने गई थी। और अभी भी हम देखते हैं कि किसी की आंखें चली गई हैं, किसी के बच्चे जो हैं वो क्या कहते हैं डिस्टॉर्ट हो गए हैं, तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस अभी भी हमको बहुत देखने में मिलते हैं। अब हम ये थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताना चाहते हैं कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का उपयोग क्या होता है और ये बनती कैसे है। मिथाइल आइसोसाइनाइड मिथाइल एमीन की जब अभिक्रिया कराई जाती है काय के साथ में, फॉस्जीन गैस के साथ में, कार्बोनिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है मिथाइल एमीन की, तो क्या बन जाता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड बन जाता है, मिक जिसको हम कहते हैं। अब ये मिक का उपयोग क्या हो रहा था? मिक का उपयोग हो रहा था काय के बनाने के या पेस्टिसाइड के फॉर्मेशन में इसका उपयोग किया जाता है। ये नंबर 4 पर आप देख रहे होंगे ये नेफ्थॉल है, फिनॉल है। फिनॉल मिथाइल आइसोसाइनाइड के साथ में रिएक्ट करता है और मिथाइल आइसोसाइनाइड की जगह ये क्या बनता है? कार्बाइल जो है इंसेक्टिसाइड फॉर्म होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नंबर 5 जो होता है वो कार्बाइल का
स्ट्रक्चर है जो कि इंसेक्टिसाइड का काम करता है। तो ये काम जो है, इसमें जो यूनियन कार्बाइड का जो प्लांट था भोपाल में, जिससे कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, ये काम इसमें हो रहा था। और मेन जो प्रॉब्लम थी, प्रॉपर मेंटेनेंस के कारण नहीं होने के कारण ये लीक हुई, और एक्सोथर्मिक होने के कारण ब्लास्ट हुआ। अब कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम आपसे पूछना चाहेंगे। वैसे हम आगे और प्रोसीड करेंगे इसको और ग्रीन केमिस्ट्री के लेक्चर को, लेकिन पिछले जो हमने आपको 12 प्रिंसिपल्स पढ़ाए हैं, उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस हैं जो कि हम पूछना चाहते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। थोड़ा हम जानना चाहते हैं कि कितना समझ में आया, क्योंकि हमारे पहले लेक्चर में बोथ वे कम्युनिकेशन नहीं था, आपके साथ में हम नहीं जुड़ पाए थे और हम फीडबैक नहीं ले पाए थे। तो हम कुछ जानना चाहेंगे क्वेश्चंस को। हमारा पहला प्रश्न है, हरित रसायन के 12 सिद्धांतों में से पहला सिद्धांत कौन सा है? 4 ऑप्शंस है, कोई बताना चाहेगा? जो ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल्स हैं, उनमें से इन 4 ऑप्शंस में से जो पहला जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? अपशिष्ट निवारण का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट, उत्प्रेरण का मतलब होता है कैटालाइसिस, परमाणु अर्थव्यवस्था का मतलब होता है एटम इकोनॉमी, और सौम्य विलायक का मतलब होता है सौम्य विलायक का मतलब होता है गुड सॉल्वेंट। बताइए, हरित रसायन के 12 सिद्धांतों में से पहला सिद्धांत कौन सा है? कोई बताना चाहेगा? Which is the first principle of the green chemistry? मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम आपको बता दे रहे हैं। निवारण, अपशिष्ट निवारण, प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट, अपशिष्ट निवारण इसका उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ज्यादा हरित विलायक है? ग्रीन सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है। ये 4 सॉल्वेंट के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, इथेनॉल और पानी। तो इनमें से ग्रीन सॉल्वेंट कौन सा है? ग्रीन का मतलब होता है इको फ्रेंडली, जो कि जानते हैं ना, इको फ्रेंडली या ग्रीन का मतलब होता है नॉन हैजार्डस हो। बताइए कौन सा होगा? नोबडी इज इंटरेस्टेड? कोई बताना चाहेगा? मैं बोल रहा हूँ। हाँ बताओ कौन सा? निम्न में से कौन सा ज्यादा हरित विलायक है? फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन, इथेनॉल या पानी? बताइए। आर यू नॉट गेटिंग माई क्वेश्चन? पानी, चलिए हम बता देते हैं। पानी जो होता है वो ग्रीन सॉल्वेंट होता है। ग्रीन का कॉन्सेप्ट अभी तक आपको समझ में आया कि नहीं? हरित रसायन का कॉन्सेप्ट की संकल्पना आपको समझ में आई कि नहीं अभी तक? हाँ, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, वह शब्द जो उत्पाद को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किया कार्यकाल या पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाता है, इन तीनों में से वो कौन सा शब्द है जो कार्यकाल या पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाता है? एटमॉस्फेरिक इम्पैक्ट। पहला लेक्चर क्या आपने सुना था मेरा? क्यों भाई, हमारा पहला लेक्चर सुना था आपने? जो भी बैठे हैं उन्होंने पहला लेक्चर सुना था क्या? चलिए हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं।
ये देखिए यहाँ पे हमने एक टर्म यूज किया था थिन एयर। थिन एयर क्या होती है? थिन एयर एटमॉस्फेयर में उपस्थित कार्बन की मात्रा, ठीक है ना। आपको मालूम है कि जो उत्सर्जित कार्बन है वो कहां पे रहता है? कार्बन का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहां पे रहती है? एनवायरमेंट पे रहती है। और उसके बाद में वो सिंथेसिस के थ्रू कहां पे चली जाती है? ग्रीनरी में चेंज हो जाती है। ग्रीनरी का यूज होता है और फिर से कार्बन उत्सर्जित होता है और आ जाता है कहां पे? ठीक है ना। तो कार्बन इन का मतलब होता है कि कार्बन फोटोसिंथेसिस के रूप में ग्रीनरी में परिवर्तित होना। कार्बन आउट का मतलब होता है कि उस ग्रीनरी का ऊर्जा के रूप में परिवर्तन के दौरान कार्बन का फिर से उत्सर्जन होके एटमॉस्फेयर में आना। इतना समझ में आ गया आपको? अब कार्बन इन डेल्टा सी, हमने एक यहाँ पे डेल्टा सी यूज किया है नोटेशन। डेल्टा सी कार्बन फुटप्रिंट को दर्शाता है, कार्बन पद चिन्ह को दर्शाता है। कार्बन पद चिन्ह आपने बहुत सुना होगा, कार्बन फुटप्रिंट। इन दोनों को कार्बन पद चिन्ह के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। कार्बन इन एंड कार्बन आउट जो है वो काय के द्वारा दर्शाए जाते हैं? कार्बन फुटप्रिंट या डेल्टा सी के द्वारा दर्शाए जाते हैं। ठीक है ना। तो जो हमने तीसरा क्वेश्चन जो आपको बताया था उसका आंसर है डेल्टा सी या कार्बन फुटप्रिंट। क्या है? कार्बन फुटप्रिंट। अब देखिए, हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, हम इकोसिस्टम के डिस्टर्बेंस की बात करते हैं, तो वहां पे ग्रीन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो है वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए सी इन शुड बी ग्रेटर देन सी आउट। सी इन शुड बी ग्रेटर देन सी आउट। सी इन का मतलब होता है कि कार्बन का अवशोषण होकर के जो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है उसमें कार्बन की मात्रा का अवशोषण ज्यादा होना चाहिए। और जब हम उस एनर्जी का यूज करते हैं तो फिर से कार्बन जो एटमॉस्फेयर में आता है उसकी मात्रा का मान कम होना चाहिए। तब क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग रुक जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग का मेन जो रीजन है वो क्या है? एटमॉस्फेयर में दिन पे दिन कार्बन की मात्रा बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग, सो द टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब इज इंक्रीजिंग। ठीक है ना। पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। उसका मुख्य कारण क्या है? कार्बन का बढ़ना। और ग्रीन केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सी इन should be greater than C out. That is known as by the delta C, and delta C is the carbon footprint. ठीक है ना। हम फिर से पीछे आते हैं, शायद स्किप कर गए होंगे आप लोगों ने मेरा पहला लेक्चर नहीं सुना होगा क्योंकि हमारा उस दिन आपके साथ में कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। तो ये देखिए, यह शब्द जो उत्पाद को मापने के लिए इस्तेमाल किया कार्यकाल या पर्यावरणीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है वो क्या होता है? वो क्या? पद चिन्ह। क्या होता है? पद चिन्ह, फुटप्रिंट। फुटप्रिंट कार्बन फुटप्रिंट या फुटप्रिंट होता है। ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमारे 12 प्रिंसिपल्स जो है वो अभी तक हमने उनकी प्रैक्टिस, उनके ऑल्टरनेटिव्स, कुछ प्रैक्टिकली कैसे उनको अपन जस्टिफाई कर सकते हैं उसके बारे में हमने जाना। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ग्रीन केमिस्ट्री। फ्यूचर में ग्रीन केमिस्ट्री का बहुत उज्जवल भविष्य है और इसको आप लोग पढ़ लीजिए। और मेरे ख्याल से ग्रीन केमिस्ट्री को एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि दिन पे दिन जो डिस्टॉर्शन हमारे ग्लोब के ऊपर बढ़ रहे हैं, दिन पे दिन जो परेशानियां बढ़ रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकल्स और थ्योरी दोनों में ग्रीन केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। अभी छोटा सा पार्ट जो है इंट्रोड्यूस किया है वो है 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है ना। अब हम आते हैं कुछ ऐसे उपक्रम जो हरित रसायन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हेतु उपयोग किए जा रहे हैं।
वो कौन से उपक्रम है? फेज ट्रांसफर कैटालिसिस इन ग्रीन केमिस्ट्री, पीटीसी, फेज ट्रांसफर कैटालिसिस इन ग्रीन केमिस्ट्री, हरित रसायन में प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरण। दूसरा है माइक्रोवेव प्रेरित हरित संश्लेषण, माइक्रोवेव इंड्यूस्ड ग्रीन सिंथेसिस। तीसरा है पराश्रव्य की सहायता से हरित संश्लेषण, अल्ट्रासाउंड असिस्टेड ग्रीन सिंथेसिस। ठीक है ना? अब इन तीनों को हम थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे। रसायन में पीटीसी ऐसे उत्प्रेरक है जो अभिकारकों को एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में जाने की सुविधा प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है तो वो रिएक्शन नहीं कर रहा है तो वो लिक्विड स्टेट में चला जा सकता है, तब अभिक्रिया संपन्न होती है। पीटीसी एक विशेष विषमांगी उत्प्रेरक है, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस के तौर पे काम करता है। आयनिक अभिकारक हमेशा जलीय प्रावस्था, आपको मालूम है, खूब अच्छे से जानते होंगे आप लोग कि कोई भी आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपोनेंट है या जिसमें पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है वो सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में घुल जाता है और एक्वा सॉल्यूशन बनाता है, और कार्बनिक ब्लैकों में वो नहीं घुलता है। हम सब जानते हैं कि आयनिक रेजिन्स आर इंसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है ना? लेकिन पीटीसी की उपस्थिति में विलय हो जाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे फेज ट्रांसफर कैटालिसिस यूज करते हैं तो वो घुल जाते हैं। पीटीसी विधि के उपयोग के पश्चात अभिक्रिया तेजी से होती है, परमाणु अर्थव्यवस्था अधिक होती है, प्रति उत्पाद कम मात्रा में बनते हैं और महंगे तथा खतरनाक ब्लैकों की आवश्यकता को खत्म करते हैं तथा अपशिष्ट की समस्या को कम करते हैं। ग्रीन कॉन्सेप्ट में वेस्ट का कोई भी स्थान नहीं है, वेस्ट प्रोडक्शन का कोई भी स्थान नहीं है, अवशिष्ट बनने की कोई भी संकल्पना नहीं है। ये उत्प्रेरक विशेष तौर पर हरित रसायन संश्लेषण के लिए अधिक उपयोगी हैं क्योंकि इनमें ब्लैक के रूप में जल का उपयोग अधिकतर होता है। अभी हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि विच वन इज द ग्रीन सॉल्वेंट, विच वन इज द ग्रीन सॉल्वेंट। आपको एग्जाम्पल देखने को मिल गया कि जो जल होता है वो ग्रीन सॉल्वेंट का काम करता है। कार्बनिक ब्लैकों का उपयोग कम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि जल का अगर हम उपयोग करते हैं तो उससे कोई भी पोल्यूशन नहीं फैलता है, हमारे जो एनवायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का हम यूज करते हैं तो उससे हमारा एनवायरमेंट जो है बहुत पॉल्यूट होता है। इसीलिए हमको सब्स्टिट्यूट के तौर पर पीटीसी के प्रेजेंस में जल का ही उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर एक रिएक्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये ब्रोमो ऑक्टेन है, ब्रोमो ऑक्टेन है जो कि रिएक्ट कर रहा है, जो कि ऑक्टेन क्या होगा? ऑक्टेन इज अ हाइड्रोकार्बन, सो हाइड्रोकार्बन इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना? हाइड्रोकार्बन कार्बनिक ब्लैकों में घुलता है और जल में नहीं घुलता है, ठीक है ना? लेकिन सोडियम साइनाइड इज सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तब आपको क्या करना चाहिए? इन दोनों की अभिक्रिया अगर आपको करानी है तो यू हैव टू यूज पीटीसी, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। अब हम यूज करेंगे, इसमें हमने यूज किया है हेक्सा डेकाइल ट्राइब्यूटाइल फॉस्फोनियम ब्रोमाइड, पीटीसी का उपयोग किया है। और ये जो कंस्ट्रेंट था कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एक्वा सॉल्यूशन का, ये खत्म हो गया और पीटीसी के कारण ये दोनों आसानी से अभिक्रिया करते हैं और नोनाइल नाइट्राइल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नोनाइल नाइट्राइल बनाते हैं। तो ये हो गया पीटीसी का उपयोग। माइक्रोवेव सबने देखा है, घरों में होता है, खाने के गर्म करने में काम में आता है। तो आजकल माइक्रोवेव में बहुत सारी सिंथेसिस किए जा रहे हैं। माइक्रोवेव इंड्यूस्ड ग्रीन सिंथेसिस माइक्रोवेव में उपयोग किया जा रहा है। हम सब जानते हैं माइक्रोवेव विकिरण एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है माइक्रोवेव। कार्बनिक संश्लेषण में इनका व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है, ठीक है ना? इनका उपयोग किया जा रहा है व्यापक रूप से काय में?
ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इनका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है ना। माइक्रोवेव की तरंगदैर्घ्य 1 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती है। कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती है। आप इन 20 गीगाहर्ट्ज टू 230 गीगाहर्ट्ज टू 300 हर्ट्ज तक होती है। 1 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो रडार के लिए यूज होती है और रडार के संचरण के लिए यूज होती है और बाकी की तरंगदैर्घ्य दूर संचार के लिए यूज होती है। क्योंकि रडार तथा दूर संचार गतिविधियां समान क्षेत्र में संचालित होती हैं, अतः माइक्रो हस्तक्षेप से इंटरफेयर न करेंगे से बचाने के लिए ज्यादातर व्यापारिक तथा घरेलू माइक्रोवेव ओवन जो होते हैं वो 2450 मेगाहर्ट्ज या 12.25 सेंटीमीटर पर संचालित होते हैं। तो हमारे जो घर में जो माइक्रोवेव है वो 12.25 सेंटीमीटर पर संचालित होते हैं। ठीक है ना। माइक्रोवेव की सहायता से अलग अलग विलायकों तथा विभिन्न प्रावस्थाओं में संश्लेषण संभावित है। जैसे कि जल की उपस्थिति में अगर हमको करना, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लिया गया है, बेंजाइल क्लोराइड को पानी के साथ में अगर अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजाइल एल्कोहल बनता है और इसमें ये 3 मिनट में अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। इन दोनों को मिलाकर के अगर हम माइक्रोवेव ओवन में रख दें और यील्ड जो होती है, लब्धि जो होती है वो 97% होती है, अतः ये बहुत इकोनॉमिक भी है। कार्बनिक विलायकों में भी अभिक्रिया हो सकती है। यहाँ पे अपन देख रहे हैं बेंजोइक एसिड को एन प्रोपेनॉल या नॉर्मल प्रोपेनॉल के साथ में रिएक्ट कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में तो प्रोपिल बेंजोइट बनता है। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है और जो यील्ड होती है वो 70% होती है। उसके बाद में विलयन विहीन अभिक्रिया, मतलब सॉल्वेंट की जरूरत ही नहीं है, बिना सॉल्वेंट के रिएक्शन हो सकता है। यहाँ पे दोनों सॉलिड स्टेट में होते हैं। जो रिएक्टेंट है वो ठोस प्रावस्था में होता है, जैसे बेंजल्डिहाइड डाई एसीटेट उदासीन एल्यूमिना की उपस्थिति में 40 सेकेंड में दोनों ठोसों को हम क्या करते हैं, दोनों सॉलिड्स को पेस्टल और मोर्टर से मिक्स करते हैं, पीस देते हैं, दोनों को मिला देते हैं और इसमें जो कैटलिस्ट का काम करता है वो होता है न्यूट्रल एल्यूमिना होता है और बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है ना। तो बेंजल्डिहाइड डाई एसीटेट को एल्यूमिना के साथ मिक्स करते हैं, बोथ आर सॉलिड्स, और दोनों को मिक्स करते हैं, ग्राइंड करते हैं और बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है। तो ये सॉल्वेंट लेस रिएक्शन हो गया है जो कि माइक्रोवेव में प्रोसीड करता है। उसके बाद में जो तीसरा मेथड जो आजकल यूज किया जा रहा है जो सिंथेसिस के रूप में, वो है अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड असिस्टेड ग्रीन सिंथेसिस। अल्ट्रासाउंड का खूब आपने नाम सुना होगा, सोनोग्राफी करा लो, सोनोग्राफी करा लो, है ना। तो चिकित्सा के रूप में, चिकित्सीय उसमें मेडिकल फील्ड में इसका अल्ट्रासाउंड का बहुत उपयोग होता है। दिस इज रिलेटेड विद द सोनोकेमिस्ट्री, है ना। पराशब्द जो होता है वो सोनोकेमिस्ट्री होती है। उन ध्वनि तरंगों को संदर्भित करता है जिनकी आवृत्तियां सुनने योग्य आवृत्तियों से अधिक होती हैं। सुनने योग्य आवृत्ति कितनी होती है? 16 किलोहर्ट्ज। 16 किलोहर्ट्ज तक की आवृत्ति को हम सुन सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आवृत्ति की जो पराशब्द होती है उसका उपयोग किया जाता है काहे में? सोनोकेमिस्ट्री के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन जो मैक्सिमम जो आवृत्ति होती है उसका उपयोग जो होता है वो मेडिकल फील्ड में होता है। ज्यादातर उच्च आवृत्तियों का उपयोग चिकित्सीय उपकरणों में उपयोग किया जाता है, जैसे हमने आपको बताया सोनोग्राफी में यूज होता है, और उसके बाद एमआरआई आपने देखा होगा। बहुत सारी और ऐसे मेथड्स हैं जिसमें कि पराशब्द या सोनोकेमिस्ट्री का उपयोग किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक पराशब्द आवृत्तियों का मान लगभग 2200 किलोहर्ट्ज होता है। कितना होता है? 2200 किलोहर्ट्ज होता है। और
से होने वाली अभिक्रियाओं को इस तरीके से नोटेशन के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। आप देख रहे होंगे इस तरीके से हाफ सर्कल जो वेव जो का जो साउंड का जो प्रोपेगेशन होता है, उस तरीके से आप इसको क्या कहते हैं दर्शा सकते हैं कि ये जो रिएक्शन जो हो रहा है वो पराश्रव्य के प्रेजेंस में हो रहा है। और जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख लें, अलमान रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा होगा। अलमान रिएक्शन पराश्रव्य की उपस्थिति में यहाँ पे देख रहे हैं कपलिंग रिएक्शन होता है। अलमान रिएक्शन यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑर्थो आयोडो नाइट्रो बेंजीन है कॉपर के प्रेजेंस में, और डीएमएफ के प्रेजेंस में जो डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड होता है, डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड की उपस्थिति में अगर रिएक्शन होता है कपलिंग रिएक्शन, और इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की उपस्थिति में रिएक्शन होता है। ना आपको गर्म करने की जरूरत है, ना हीट करने की जरूरत है, सिर्फ अल्ट्रासाउंड के प्रेजेंस में ये रिएक्शंस प्रोसीड करते हैं, जिससे कि पॉल्यूशन भी नहीं फैलता है और ना ही आपकी इतने इस रिएक्शन में इतना ही ऊर्जा का या एनर्जी का कंजम्पशन होता है, क्योंकि ऊर्जा पर हमको ज्यादा कंसंट्रेट करना है। अब आते हैं ग्रीन केमिस्ट्री इन लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में हरित रसायन। प्रयोगशाला में हम देखते हैं कि इनऑर्गेनिक एनालिसिस करते हैं, एसिड रेडिकल्स का टेस्ट करते हैं, बेसिक रेडिकल्स का टेस्ट करते हैं, और इतने केमिकल्स उसमें डालते हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया एंड सो ऑन। और हम सब जानते हैं कि हम जब वहां पे लैब में काम करते हैं जो कि प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसमें कि एग्जॉस्ट फैन नहीं है, और सब अस्थमा के मरीज हो जाते हैं उन फ्यूम्स को सूंघ के, ज्यादातर केमिस्ट्री वाले लोग। तो हमको ऐसी ऑल्टरनेटिव मेथड्स को अडॉप्ट करना होगा जिसमें कम से कम फ्यूम्स जो है वो जनरेट हो, और जिससे एटमॉस्फेयर जो है वो पॉल्यूट ना हो। तो ग्रीन केमिस्ट्री का कैसे हम उपयोग कर सकते हैं? ग्रीन गाइडलाइंस फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन लेबोरेटरी। लैब में काम करने के लिए टीचर्स को, स्टूडेंट्स को कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए? Laboratory experiments remained largely the same as being taught 50 years back. 50 साल पहले जो हम प्रैक्टिकल्स करते थे अभी भी वही कर रहे हैं। Many of these experiments, particularly involving potassium cyanide, benzene, carbon tetrachloride, are not at all safe to human health. HNO3 यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक एनालिसिस में HNO3 डालो, इनऑर्गेनिक एनालिसिस में H2SO4 डालो, मिक्सचर एनालिसिस में आप डालो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालो। अगर आपको क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कॉम्बिनेशन में दे दिया है तो लेयर टेस्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड डालो, ठीक है ना। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको सेपरेट करना है, ट्राइनरी या बाइनरी मिक्सचर को, तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से सेपरेट होता है। यू हैव टू यूज बेंजीन। ब्रोमिनेशन करना है, कोई प्रिपरेशन करना है, तो यू हैव टू यूज लिक्विड ब्रोमीन। ऑल दीज केमिकल्स आर वेरी 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 डेंजरस, है ना। ह्यूमन की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो केमिकल्स हैं बहुत डेंजरस है, इनका उपयोग तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसकी जगह हमें कोई और ग्रीन ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करना चाहिए। आर नॉट एट ऑल सेफ टू ह्यूमन हेल्थ, दस अ नीड फॉर सेफ ग्रीन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। ग्रीन एक्सपेरिमेंट्स का हमें यूज करना चाहिए इसकी जगह। फॉर और अब देखिए हम अलग अलग जानेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में क्या कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक में क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक में क्या कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट इन ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू, experiments should involve the use of alternative reagents which are not only eco-friendly but also be easily available anywhere in the country in bulk quantities. ऐसे reagents का हमको यूज करना होगा जो कि लागत जिसकी खरीदने में कम हो, जिससे कम से कम पॉल्यूशन पैदा हो, और जो हमारे कंट्री में हमारे या प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो एट वेरी चीप कॉस्ट, जो जिसका की कॉस्ट बहुत कम हो। दे शुड नॉट प्रिफरेबली इन्वॉल्व द यूज ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर एंड पेट्रोलियम ईथर और एथाइल एसीटेट।
इसमें हमको ईथर, पेट्रोलियम ईथर और इथाइल एसीटेट का यूज ना करना पड़े, इथेनॉल और मिथेनॉल का यूज कर सकते हैं, बिकॉज आई नो, वी नो मिथेनॉल इज द वुड स्प्रिट, वुड एल्कोहल, है ना, इसको हम नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त कर सकते हैं। इथेनॉल तो हम सब जानते हैं कैसे बनता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इथेनॉल और मिथेनॉल हमको बल्क में प्राप्त है, तो अच्छा उनके स्थान पे हमको इथेनॉल और मिथेनॉल का यूज करना चाहिए। चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी बता रहे हैं आपको, ग्रीन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है कन्वेंशनल मेथड है। पहले हम इस विधि के द्वारा इस कंपाउंड को बनाते थे, ठीक है ना। ये क्या है, ये इस कंपाउंड को हम बनाते थे एक नॉर्मल मेथड के द्वारा। ये है प्रिपरेशन ऑफ एस्टेनिलाइट। एस्टेनिलाइट को बनाते थे, कैसे बनाते थे, एनिलीन के साथ में एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया कराते थे पिरिडीन और डाइक्लोरोमीथेन के प्रेजेंस में, और बन जाता था एसिटेनिलाइट, ठीक है। हम सब जानते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड इज नाउ बैंड। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने, आपको मालूम होगा, होम मिनिस्ट्री ने एसिटिक एनहाइड्राइड को बिल्कुल बैन कर दिया है, मार्केट में आपको मिल नहीं सकता है। कुछ ही दुकानों को लाइसेंस दिया गया है जहां से आप एसिटिक एनहाइड्राइड को खरीद सकते हैं, ठीक है। इट्स वेरी कॉस्टली एंड वेरी डेंजरस। क्यों है वेरी वेरी डेंजरस? आपने सुना होगा नाम ड्रग हेरोइन का, हेरोइन का नाम सुना है, मॉर्फिन का नाम सुना होगा। मॉर्फिन इज नोन एज अफीम, जो कि ड्रग के रूप में, हम पेन किलर के रूप में, एनाल्जेसिक के रूप में यूज करते हैं ना। ओपियम पॉपी, ओपियम पॉपी के नाम से जाना जाता है। ओपियम पॉपी से प्लांट होता है जिससे कि मॉर्फिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके फ्रूट से मॉर्फिन को आइसोलेट किया जाता है, और मॉर्फिन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन इज नोन एज हेरोइन ड्रग। यहाँ हेरोइन पकड़ी गई, वहां हेरोइन पकड़ी गई। आजकल जो यंग जनरेशन है वो हेरोइन के लिए एडिक्ट हो जाती है, पेन किलर के रूप में हेरोइन को लिया जाता है। तो वो कैसे बनती है, वो बनती है जो ओपियम या ओपियम पॉपी जो होता है, प्लांट होता है, उससे मॉर्फिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मॉर्फिन का स्टाइलेशन किया जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड के द्वारा, एसिटिक एनहाइड्राइड के द्वारा। ये जो लिखा हुआ है CH3 होल ट्वाइस, CH3CO होल ट्वाइस O, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एनहाइड्राइड, और इससे अभिक्रिया करके वो बनाता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, और डाई एसिटाइल मॉर्फिन को ही हम हेरोइन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेरोइन कहते हैं। तो इस तरीके से आजकल कभी भी आप कैरी भी ना करें एसिटिक एनहाइड्राइड को। अभी कुछ दिन पहले पेपर में आपने पढ़ा था, इंदौर के 2 साइंटिस्ट हैदराबाद में बहुत 40 किलो या जाने कितना एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में अरेस्ट हो गए थे। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने उनको अरेस्ट किया था क्योंकि वो उससे ड्रग को सिंथेसाइज कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसकी जगह ग्रीन मेथड का यूज किया जा रहा है आजकल। एसिटिक एनहाइड्राइड की जगह ग्रीन मेथड प्रोसीजर का यूज किया जा रहा है। एनिलीन को एसिटिक एसिड के साथ में मिक्स करते हैं और जिंक डस्ट में मिलाकर के इसको हीट करते हैं, और इस तरीके से एसिटेनोलाइट फॉर्म हो जाता है। और एसिटिक एसिड बल्क में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बताइए काय के नाम से जाना जाता है कमर्शियल? व्हाट इज द कमर्शियल नेम ऑफ द एसिटिक एसिड? You just tell me the commercial name of the acetic acid. व्यापारिक तौर पर एसिटिक एसिड को किस नाम से जाना जाता है? कोई नहीं बताएगा? सिरका का नाम सुना है? सिरका अम्ल भी कहते हैं इसको, सिरका अम्ल, विनेगर, ठीक है ना। विनेगर बनता है काय के द्वारा? काय के द्वारा बनता है?
पहले तो आप लोग हाथ खड़ा करके ये बताइए कि आप हमें फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। कोई बात नहीं, आंसर करें चाहे नहीं करें, हमको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हाथ खड़ा करें। प्लीज रेज योर हैंड्स, हाथ ऊंचा करें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, ये पावर पॉइंट बनाते हैं, पेपर्स कंसल्ट करते हैं, उनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद आप तक पहुंचाते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, अपने देश में ये पहली बार सिलेबस में इंट्रोड्यूस की गई है, अदरवाइज 90s में ये यूएस में स्टार्ट हो गया था। ठीक है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए, दूसरा जो क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, अवॉइड tedious experiment procedures like longer reactions time reaction at the high temperature etc. मतलब लंबे समय की अभिक्रियाओं को हमको खत्म करना होगा और जो उच्च ताप पर होती है उन अभिक्रियाओं को खत्म करना होगा, और हमें इंस्ट्रूमेंटेशन को अडॉप्ट करना होगा, फिजिकल मेथड्स को अडॉप्ट करना होगा। खूब सुना होगा, आपके सिलेबस में भी है, यूवी स्पेक्ट्रम, आईआर स्पेक्ट्रम, एनएमआर स्पेक्ट्रम और रमन स्पेक्ट्रम, 33 एनएमआर। सुना है कि नहीं सुना है? मास स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। दीज आर कॉल्ड फिजिकल मेथड्स, और फिजिकल मेथड्स के द्वारा, इन भौतिक विधियों के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा आप किसी भी कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन या पहचान कर सकते हैं। तो केमिकल एनालिसिस, जहाँ पे केमिकल्स का कम से कम यूज हो, जहाँ पे रसायनों का कम से कम उपयोग हो, ऐसी विधियों को हमको अडॉप्ट करना होगा, लाइक इंस्ट्रूमेंटेशन है ना, टीएलसी, एनएमआर एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद में मॉडिफाइड एक्सपेरिमेंट्स इफ पॉसिबल शुड नॉट इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। अब अगेन हम कह रहे हैं सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन यूज नहीं करना होगा। खूब गांव में आप लोग, बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि गांव से हमारे से अभी कनेक्ट हुए होंगे, उनने लैब का बुरा हाल देखा होगा, जहाँ पे एग्जॉस्ट फैन नहीं है, जहाँ पे रनिंग वाटर नहीं है, जहाँ पे ह्यूमिड कंडीशंस हैं, जहाँ पर केमिकल्स अवेलेबल नहीं है, तो हम सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन की मेंटेनेंस की बात कैसे करें? समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसी मेथड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हमको इम्प्लीमेंट करनी होंगी जो कम से कम लागत की हो, जो इको फ्रेंडली हो, ज्यादा महंगी ना हो, और जो आपके यहाँ का जो एनवायरमेंट है उसके हिसाब से वो काम कर सके। अब one can use ethyl chloroformate as a substitute for PCl5, PCl3, POCl3 और SOCl2। ये चारों के चारों केमिकल जो है क्लोरिनेशन में यूज होते हैं। ये सब्स्टिट्यूट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को किसी भी कंपाउंड से, और क्लोरीन उसमें जुड़ जाता है। उसकी जगह हमको इथाइल क्लोरोफॉर्मेट यूज करना चाहिए, बिकॉज दीज ऑल केमिकल्स आर वेरी डेंजरस, है ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है ना, तो इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? इथाइल क्लोरोफॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। डाइमिथाइल कार्बोनेट में भी यूज्ड एज अ सुटेबल सब्सटेंस फॉर द डाइमिथाइल सल्फेट एंड मिथाइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड और डाइमिथाइल सल्फेट का यूज करते हैं, आपने पढ़ा होगा मिथाइलेशन के लिए। तो उसको ना यूज करके हम काय का यूज करें? डाइमिथाइल कार्बोनेट का, क्योंकि डाइमिथाइल कार्बोनेट का यूज करेंगे तो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जो कि लेस डेंजरस है। ठीक है ना, काय के कंपैरिजन में जो निकलेगा मिथाइल हैलाइड और डाइमिथाइल सल्फेट से, उसके कंपैरिजन में। ठीक है ना। अब आता है इनऑर्गेनिक एनालिसिस। The conditions of the laboratory for doing inorganic analysis by conventional method, मतलब जो हम यूज कर रहे थे in the undergraduate level, are all not eco-friendly. The gases are toxic, causing health hazards, है ना। Insufficiency of exhaust fans remains a big problem. किसी भी लैब में जहाँ पे आप इनऑर्गेनिक एनालिसिस कर रहे हैं, जहाँ पे आप केमिस्ट्री प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन का होना बहुत जरूरी है, जो कि जो फ्यूम्स उत्पन्न हो रही हैं लैब के अंदर, वो उसको बाहर फेंक पाए।
ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने इंस्टीट्यूशन के जो अथॉरिटीज है उनको बोलें कि आप कृपा करके यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगाएं, और आप तभी लैब में काम करें जब एग्जॉस्ट फैन काम करे, क्योंकि आपको पता नहीं है स्लो पॉइजन के तौर पे ये केमिकल्स आपकी हेल्थ को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। समझ गए? तो ये बहुत जरूरी है कि लैब में केमिस्ट्री की, स्पेशली इन द लैब ऑफ द केमिस्ट्री, एग्जॉस्ट फैन इज वेरी 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 नेसेसरी। बहुत आवश्यक है एग्जॉस्ट फैन का होना। समटाइम्स एक्सपेरिमेंट्स आर कैरीड आउट इन क्लोज डोर, बंद दरवाजे के अंदर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इन हॉट ह्यूमिड कंडीशंस, नमी होती है, गर्म होता है, गर्मी होती है, और हम प्रैक्टिकल करते रहते हैं। द लैब्स आर नॉट प्रॉपरली वेंटिलेटेड, उनमें वेंटिलेशन नहीं होता है लैब में। स्टूडेंट ऑफन फॉल आर नॉट properly ventilated, so student often fall victim of the infrastructure, मतलब हमारे यहाँ का जो साजो सामान है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो प्रॉपर नहीं होता है, तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। The acid fumes which are toxic pollute the atmosphere, so a change in outlook must be brought about with the existing सिस्टम्स, जो अभी जो एग्जिस्ट कर रहा है सिस्टम, उसमें चेंज बहुत आवश्यक है। इनऑर्गेनिक एनालिसिस मेनली डील्स विद द डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ द बेसिक एंड एसिड रेटिकल्स। फॉर द डिटेक्शन ऑफ द रेटिकल्स, स्पॉट टेस्ट में बी इंट्रोड्यूस्ड। बेटा जो भी आप लोग सुन रहे हैं, हमको ध्यान से सुनो। अब आपको क्या करना है? आपको जैसे करते थे फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, सिक्स्थ, फिफ्थ ग्रुप, ये सब ना करके आपको स्पॉट टेस्ट करना है। क्या करना है? स्पॉट टेस्ट का ही उपयोग करें। स्पॉट टेस्ट क्या होते हैं? उसमें वो एक ड्रॉप या बहुत मिलीग्राम्स ऑफ सब्सटेंस में से आप किसी भी कैटायन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसमें फ्यूम्स निकलने की संभावना कम होती है, क्योंकि आप उसमें रिएजेंट्स का उपयोग बहुत कम करते हैं। ठीक है? तो जो कन्वेंशनल मेथड जिनका आप यूज कर रहे थे, उसकी जगह आपको स्पॉट टेस्ट का यूज करना होगा। व्हाट इज स्पॉट टेस्ट? स्पॉट टेस्ट आर सिंपल केमिकल प्रोसीजर्स which uniquely identify a matter, अलग तरीके से मैटर को आइडेंटिफाई करता है। दे कैन बी डन ऑन स्मॉल सैंपल्स, बहुत कम क्वांटिटी में टेस्ट हो जाता है। इवन माइक्रोस्कोपिक सैंपल्स ऑफ सब्सटेंसेस विथ नो प्रिलिमिनरी सेपरेशन। आपने मिक्सचर लिया, छोटा सा माइक्रोस्कोप में से देखना पड़े इतना, अगर आपके पास में पार्टिकल है और आपने उसमें थोड़ा सा रिएजेंट मिलाया, और वो आइडेंटिफाई हो जाता है बाय द चेंज ऑफ द कलर, बाय द प्रेसिपिटेशन, है ना? तो ये स्पॉट टेस्ट के द्वारा आपको आइडेंटिफाई करना है। विधियां आपको भी दी हुई हैं। अभी जो आप बुक यूज कर रहे हैं, जिसमें कि कन्वेंशनल मेथड्स को यूज कर रहे हैं, उसमें प्रोविजन है स्पॉट टेस्ट का भी। तो आज आप जाके घर में स्पॉट टेस्ट देखेंगे। कन्वेंशनल मेथड का आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि बड़ी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड या सिस्टम से रिलेटेड आपको बीमारियां हो सकती हैं, अगर आपने ज्यादा से ज्यादा एसिड्स का यूज किया तो। In a typical spot test, a drop of chemical reagent is added to a drop of unknown mixture. एक ड्रॉप में टेस्ट हो जाता है, एक बूंद में टेस्ट हो जाता है स्पॉट टेस्ट। बच्चे टेस्ट ट्यूब लेके आते हैं, बड़ी सी पूरी भर लेते हैं, उनको लगता है ज्यादा से ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जितना ज्यादा केमिकल्स का यूज करेंगे उतना वेस्ट होता है, और उतना आपकी जो हेल्थ है उसके लिए वो हैजार्डस है। सजेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट एटमॉस्फेयर, डायरेक्ट यूज ऑफ H2S गैस जनरेटेड फ्रॉम किप सेपरेटर्स मस्ट बी अवॉइडेड। आप सेकेंड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप के रेडिकल्स के लिए H2S का यूज करते हैं, तो डायरेक्ट यूज ना करें, उसको या तो खुली एयर में रखना चाहिए किप सेपरेटर्स को, अदरवाइज आपको H2S को आपको पानी में घोलना चाहिए, H2S का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना चाहिए, और टाइट
कॉर्क जो बॉटल्स हैं उसको एयर टाइट बॉटल्स में स्टोर करना चाहिए और ड्रॉपर से उसको यूज करना चाहिए, बिकॉज H2S इज ऑल्सो हार्मफुल। ठीक है ना? तो ये कुछ सजेशन है कि H2S को आप अकेले यूज ना करें। अ बेटर ऑल्टरनेटिव फॉर द H2S इन इनऑर्गेनिक ग्रुप एनालिसिस इज हाईली डिजायरेबल एंड एफर्ट शुड बी कंटिन्यू टू फाइंड आउट। मतलब हमें ऐसा कोई इजाद करनी होगी जिसमें H2S का यूज ना हो, ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हमको खोजते रहना है। लेबोरेटरी रिमेन्स फिल्ड अप विथ एसिड फ्यूम्स, rampant use of the concentrated acid like HNO3 HCl must be avoided. Ammonia bottles must always remain tightly corked. Chemical tests using concentrated acids or ammonia must be carried out in fume cupboard. किसी के यहाँ फ्यूमिंग चैम्बर नहीं होगा। फ्यूम कपबोर्ड मतलब फ्यूम कपबोर्ड होता है जिसके अंदर ही आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिससे फ्यूम्स उसके अंदर बढ़ जाएंगी। उसका आउटलेट होता है जिससे आप उसको फ्यूम्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो भी रिएजेंट्स आप यूज कर रहे हैं जो कि हैजार्डस हैं, उनको फ्यूमिंग कपबोर्ड में या फ्यूम कपबोर्ड में यूज करना चाहिए। The laboratory must be provided with sufficient number of exhaust fan, ये पहले बता चुके हम कि exhaust fan का होना जरूरी है। The solution of OS LOS for making solutions for quantitative analysis must be carried out in the modified fume cupboard. Fire extinguisher, आग बुझाने वाला यंत्र अवश्य होना चाहिए। आपकी लैब में आग बुझाने वाला यंत्र अवश्य होना चाहिए। मत करिए नहीं तो लैब में प्रैक्टिकल अगर नहीं है तो। फर्स्ट एड किट होना चाहिए, कोई जल गया तो बर्नॉल लगा दे, है ना? कोई एल्कली हो। आई शावर होना चाहिए, एक स्पेयर होता है आई शावर। आंख में अगर कोई फ्यूम चली गई उसको धो के निकाल दे। शुड बी केप्ट रेडी इन अ पर्टिकुलर कॉमन प्लेस। हैंड ग्लव्स, कभी भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दस्ताने पहन के करें, हैंड ग्लव्स पहन के करें। सेफ्टी ग्लासेस, आंख में आपको सेफ्टी लगाना जरूरी है। एंड एप्रन्स, एप्रन पहनते हो, एप्रन कोट, लैब कोट जिसको हम कहते हैं, उसको पहनना बहुत जरूरी है। वो कॉटन का होना चाहिए, नॉट ऑफ द सिंथेटिक मटेरियल, है ना? कॉटन का लैब कोट पहनना बहुत जरूरी होता है। मस्ट बी मेड कंपल्सरी ड्यूरिंग लैब वर्क, अगर आपको लैब में काम करना है तो इन प्रिकॉशंस का लेना बहुत जरूरी है। Spot test must be introduced for the detection of basic as well as acid radicals in inorganic analysis. Preliminary experiments leading to the detection of nitrite, nitrate, bromide, chloride should be carried out in test tube fitted with an outlet band tube. ये जो जितने भी रेडिकल्स के नाम हम ले रहे हैं उनको ऐसी टेस्ट ट्यूब में करना है जिसमें ऐसा ट्यूब फिट हो, जब ऐसी इस तरीके की फिटेड रहती है, बैंड ट्यूब, इसमें कॉर्क लगा है और ऐसी बैंड है, वो बैंड ट्यूब में झुकी हुई ट्यूब से में फिट हो। गैसेस इशूइंग आउट ऑफ द ट्यूब मस्ट पास थ्रू एल्कली, अगर उसके बाद भी एक्स्ट्रा गैसेस बन रही हैं तो अपन को क्या करना है, एल्कली में उनको पास कर दे न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो कि एटमॉस्फेयर को पोल्यूट ना करें। ठीक है ना? Test with mercury, arsenic, cadmium, lead, bismuth, chromium salts which are toxic must be excluded from the syllabus. सिलेबस से इन सब मेटल्स के टेस्ट को मेरे ख्याल से तो एक्सक्लूड करना चाहिए। इन यूएस दे आर बैंड। ये नॉर्मल बीएससी क्लासेस में इनको नहीं किया जा रहा है, सिर्फ ऑनर्स क्लासेस में इनको किया जा रहा है और ज्यादातर उनको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है स्टूडेंट्स को करने के लिए नहीं दिया जाता है। ठीक है ना? फॉर दीज मेटल लाइन्स स्पॉट टेस्ट आर ओनली रिकमेंडेड। ठीक है ना? और जो भी केमिकल्स आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, अगर वहां पे कोई प्लांट्स लगे हुए हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं, हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उन फिर प्लांट्स का यूज अपन को नहीं करना है, ना ही एनिमल्स के लिए ना ही अपने लिए, क्योंकि हैवी मेटल जो होती है वो कार्सिनोजेनिक होती है, कैंसर कॉजिंग होती है, तो उसको हमें हार्वेस्टिंग के द्वारा डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। ठीक है ना? उसके बाद में आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स। इन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेरिमेंट्स द यूज ऑफ केमिकल्स लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन शुड बी अवॉइडेड एंड कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द टॉलिन एंड एसिटिक एसिड। आप क्या करते हो,
डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और ये सब एक्सपेरिमेंट जो करते हो ना फिजिकल के, वो काय के बीच में करते हैं हम अभी भी? CCl4 और C6H6 के करते हैं, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के बीच में करते हैं कि नहीं? These chemicals are more harmful than toluene and acetic acid. So you can use toluene and acetic acid in place of the carbon tetrachloride and benzene, right? तो ये फिजिकल एक्सपेरिमेंट में अपन ऐसा कर सकते हैं. If possible, instrumental methods may be introduced from the UG level. इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड का यूज कर सकते हैं. एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग कंडक्टिमीट्री, पोलरिमीट्री, पोटेंशियोमीट्री, pH-metry, colorimetry, polarography, spectrometry requires chemicals in very low concentration and have no negative influence on the health or environment. Hence, these experiments may not need any change or alteration. तो जितने भी ये हैं, तो ये क्या कहते हैं, अपन इनको कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि इसमें कम मात्रा में केमिकल्स की आवश्यकता होती है जो कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करते हैं. मैं चाहती हूं कि मैं एक लेक्चर आपको केमिकल एनालिसिस के ऊपर स्पॉट टेस्ट के ऊपर दूं. स्पॉट टेस्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करके मैं दिखाऊं आपको. मैं ये चाहती हूँ अगर अथॉरिटीज ने परमिट कर दिया तो मैं ऐसा कर पाऊंगी, तो जिससे कि आप जो अभी कन्वेंशनल मेथड्स अभी जो इनऑर्गेनिक मिक्सचर एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हैं उनकी जगह आप ये यूज कर पाए. ठीक है ना? द टीचर्स में टेक periodical tests to judge understanding of the students about the experiments practicals. जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे साथी हैं, वो चाहे तो स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल समझ में नहीं आ रहा है, थियोरेटिकल टेस्ट ले सकते हैं, थियोरेटिकल टेस्ट ले सकते हैं, है ना, उनकी फीडबैक लेने के लिए. Wherever possible and feasible, the conventional process should be replaced with the greener ones to transmit the message of this issue. ये हमारी धरती को बचाने के लिए, सस्टेन करने के लिए, ये इस डायरेक्शन में हमें कार्य करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें अपनी आगे आने वाली जनरेशन के बारे में सोचना है. आप अगर अभी डेटा अपन उठा के देखेंगे अपने ग्लोब के पोल्यूशन के, तो हमको बड़ा आश्चर्य होगा कि हमने कितना डिस्टॉर्ट कर दिया. वैसे इंडिया का पार्ट उतना ज्यादा नहीं है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके कारण बहुत ज्यादा हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, लेकिन फिर भी हमें अपनी इंडिया के कंटेक्स्ट में, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू में से देखने में हमको ग्रीन केमिस्ट्री का बहुत यूज करना है. कन्वेंशनल केमिस्ट्री जो हम यूज कर रहे हैं उसके स्थान पर हमें ग्रीन केमिस्ट्री का यूज करना है. ग्रीन केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को फैलाना है. ग्रीन के बारे में कि हम अपने जो ग्लोब है, अपनी कंट्री को सेव कर पाएं और उसके अलावा हम अपने आप को भी सेव कर पाएं. अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप पूछें. कुछ पूछना चाहते हैं आप? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके, वैसे तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है, सभी क्लासेस के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन आपके बीएससी सेमेस्टर 4th यूनिट में, केमिस्ट्री के पेपर के 4th यूनिट में ग्रीन केमिस्ट्री को फर्स्ट टाइम पिछले साल इंट्रोड्यूस किया गया था. और हिंदी में अगर कोई जानना चाहते हैं तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने ये ग्रीन केमिस्ट्री वाला पार्ट 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक में हिंदी में बहुत डिटेल में लिखा है. तो आप चाहें तो अगर आपकी लाइब्रेरी में है तो हिंदी ग्रंथ एकेडमी की जो आपकी सेकेंड ईयर की जो बुक है 4th सेमेस्टर की, उसमें आप हिंदी में जान सकते हैं. अंग्रेजी वाले विद्यार्थी जो है वो नेट पे बहुत सारा मैटर जो है अवेलेबल है, उससे ले सकते हैं. और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, मेरे ख्याल से कादरी, डॉक्टर कादरी, उनकी बुक है, और खंडेलवाल की बुक है इंग्लिश में, उसको भी आप ऑप्ट कर सकते हैं. और नेट पे बहुत सारा मैटर जो है अवेलेबल है. और उसके अलावा भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं. ये मेरा ईमेल एड्रेस है, तो हम आपको सजेस्ट कर पाएंगे. kumud_srivastava@yahoo.com. मैं डॉक्टर कुमुद श्रीवास्तव जो कि MLB कॉलेज भोपाल में काम करती हूँ. और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप मुझे मेल करें, मैं बिल्कुल आपको प्रॉम्प्टली उसका रिप्लाई करूंगी. थैंक यू सो मच.